चलो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए चैप्टर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 रासायनिक विज्ञान एवं समीकरण को पढ़ समझी। खा रहा छोटी, कल हम क्या पढ़ाए थे? संतुलित करने के लिए संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? खड़ा हो, नहीं है था तुम जी? कहाँ कहाँ खड़ा होगा? वही खड़ा होगा। बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? बोलो, डंडा नहीं है? डंडा क्यों नहीं पता? भर रास्ता पर घूमे रहता है, घर सर मेरा पर घूमित रहता है रे बैल। जखन जाते हैं तो वहां तो रहता है, फिर देखते हैं कि आते रहते हैं तो कहियो कहियो 12 बजे इनमें घूमते हैं, कहियो तो रहता है उधर, है ना? तो पढ़ाई करो, ऐसे ही थोड़ी रहोगा। खड़ा हो करिया, खड़ा हो, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। और कल से आप लोग पूरा 6:30 बजे चलिएगा, 6:30 में क्लास स्टार्ट हो जाएगा, समझे? कुहा है तो मर जाए बकुहा में। बोलो कली चुनना का सूत्र क्या होता है? अगर लड़की बताई तो लड़की पीटेगी तुमको, समझ लेना। बोलो CAO पक्का। अनिकेत खड़ा होगा। तो सर के मारा में तो ढेर गीत आ रहा है, तो अपन मारा में गीत बताओ क्या होता है? बुझा हुआ चूना का सूत्र। शांत रहना, पीट लेंगे और जगह आवाज आ गया तो। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बेलवा कहीं के, बेलवा कहीं के, तुमको समझ में नहीं आता है? क्या होता है बुझा हुआ चूना का सूत्र? ए डंटा देखो तो है जी गुरंच दो 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 बोले CA/COH 3 टू कितना होगा? 2। चलो ठीक है ना? अभियुका से नहीं पूछते हैं, बैठो। देखो अगर नहीं याद करेगा पीटेंगे, समझा? आज टाइम नहीं ज्यादा मिल रहा है इसलिए हम अपना शुरू कर रहे हैं, ठीक? कृपया करके आइए, 6:30 में आइए, 5 मिनट पूछताछ करेंगे, समझे? और फिर 5:35 लगभग क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोग संतुलित समीकरण तक क्या कर लेते जी? पढ़ लिए थे, है ना? फिर उसके बाद देखो समीकरण को संतुलित करने, समीकरण देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं जी? तीर के बाएं और दाएं ओर क्या होता है? परमाणु संख्या का बराबर होना चाहिए। ये सब हम आप लोगों को पूरी तरह से हम आप लोगों को बता चुके थे ना? इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं ना था जी? बोलो रासायनिक समीकरण संतुलन द्रव्यमान की अनस्वर के लिए क्या है जी? यहाँ पर नियम आधारित होता है। यानी अनस्वर नियम मतलब क्या होता है? अनस्वर नियम का मतलब क्या बताओ? जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। दोनों बड़की दीदी कहना ले, बड़की दीदी कहना ले, तूनी के पढ़ ले वो बढ़िया से देते, जिसके अनुसार क्या होता है जी? सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो क्या होता है जी? नष्ट होता है, और न ही पदार्थ क्या होता है छोटी? यहाँ पर तुम्हारा नाश होता है ना? न उसका निर्माण होता है, न नष्ट होता है। जैसे में हम लोग यहाँ पर जानते क्या है जी? कि एक है बीकर ले लिए, है ना? ये बीकर ले लिए, समझे? इस बीकर में हम लोग क्या डाल रहे हैं जी? यहाँ पर
यहाँ पर डाल रहे हैं H2, मान लो ऐसे डालते हैं, NaOH डाल दे रहे हैं और इसमें फिर क्या डाल रहे हैं जी, HCl डाल रहे हैं, समझा है ना। तो यहाँ पर Na कितना है, Na कितना है, Na का भार कितना है, Na का भार तुम्हारा है 23 ग्राम, है ना। ऑक्सीजन है कितना है, 16 ग्राम, एकड़ कितना है, 1 ग्राम, है ना। यहाँ पे 1 ग्राम और यहाँ पे कितना है जी, 35.5 ग्राम, इतना इस सब का भार है ना। अगर मान लो कि अगर दूसरा अगर बनता है यहाँ पे जो है, यहाँ पर क्या बनता है जी, यहाँ पर क्या बन जाएगा बोलो, यहाँ बन जाएगा NaCl बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर H2O बन जाएगा ना यहाँ पर ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर देखो तो थोड़ा सा, यहाँ पर सोडियम कितना है जी, 23 ग्राम, तो यहाँ भी सोडियम देखो कितना है तुम्हारा, 23 ग्राम, है ना। बोलो यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 35.5 ग्राम, कितना है जी, 35.5, तो यहाँ भी 35.5 ग्राम तुमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 1 ग्राम, यहाँ 1 केजी लिखा गया है, 1 ग्राम यहाँ पे और 1 ग्राम, टोटल कितना, 2 ग्राम, तो यहाँ भी 2 ग्राम तुमको दिख रहा है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था जी, 16 ग्राम, यहाँ पर देखो तो ऑक्सीजन 16 ग्राम। क्या बताओ यहाँ जो डाले थे वो क्या नष्ट हुआ है, क्या दूसरा चीज एकरा में निर्माण हुआ है, नहीं, जितना एकरा में डाले उतना ही इसमें हमको मिला, तो ये क्या हो गया तुम्हारा छोटी, यही अनस्वर का नियम कहलाता है कि जो कभी नष्ट नहीं होगा और नहीं कभी वो क्या करेगा, निर्माण होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, बोलो। तो ये तुमको समझ में आया ना जी, कि ना उसका नाश होता है और ना ही उसको, यानी दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि परमाणु अपना साथी बदल लेता है लेकिन क्या करता है जी, उसका नाश नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखो तो ये क्या कर रहा था, पहले किसके साथ था जी, पहले था ये NaOH, OH के साथ था, यहाँ पे अपन साथी को बदल के क्या कर लिया है जी, Cl के साथ कर लिया है ना। तो अपना क्या कर रहा है, साथी बदल रहा है, दोस्त बदल रहा है, लेकिन उसका क्या हो रहा है जी, नाश नहीं हो रहा है, वो नाश नहीं हो रहा है और न फिर उसका कोई अलग से निर्माण हो रहा है ना, जैसा है वैसा है, समझी ना, ठीक। अब देखो यहाँ पे रासायनिक समीकरण संतुलन करने के लिए निम्नांकित 2 बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। अभिक्रिया से संबंध प्रत्येक पदार्थ के सूत्र और संकेत क्या होना चाहिए जी, ज्ञात होना चाहिए। अब मान लो कि हम तुमको दे दिए, कह दिए ना, यहाँ पे क्वेश्चन तुमको ऐसे मिल गया कि सोडियम, अरे भाई बढ़िया से लिखा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और क्या जी यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक को आपस में अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, बोलो क्या मिलता है यहाँ पर। अब तुमको यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ही याद नहीं है, तुमको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो क्या तुमसे ये लिखा पाएगा, नहीं लिखा पाएगा, है ना। तो हमको पहले ये वाला याद होना चाहिए, सोडियम मतलब क्या, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये वाला हो गया। प्लस में अभिक्रिया लिखने का तुमको नियम सिखाए हैं, है ना, समीकरण लिखने का नियम तुमको बताए हैं हम, है ना।
तो यहाँ पर क्या है छोटे, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। अब यहाँ पर तीर का निशान दिए। अब क्या होता है जी, यहां से टूट कर क्या बन जाएगा, NaCl प्लस में क्या बन जाएगा जी, H2O बन जाएगा। देखो पूरा अभिक्रिया हो गया ना। अब यहाँ पर हम बोलेंगे आपस में क्या क्या क्या, क्या बनेगा। तो यहाँ पर तुमको दिया भी है, मान लो कि अगर दिया भी रहता कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आपस में अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होगा, और तुमको ये सब सूत्र याद नहीं रहता तो क्या लिख पाती नहीं, है ना। तो इसको करने के तुमको ये सब याद रखना चाहिए, समझे। अब देखो अभिक्रिया के संबंध में प्रत्येक पदार्थ के सूत्र संकेत हमको ज्ञात रहना चाहिए। बाईं ओर सूत्रों को अधोलिखित अंक समीकरण संतुलित करने के क्रम में परिवर्तित, मतलब देखो संतुलित भी करना आना चाहिए, है ना। यानी यहाँ पर अधोलिखित मतलब स्क्रिप्टेड होना चाहिए। यहाँ पर तुमको लिखने आना चाहिए कौन अभिकारक है कौन उत्पाद है, समझे। अनुमान विधि हम बता दिए। सब अनुमान विधि क्या होता है जी, अपने मन में ही होता है ना। अभिकारक तरफ कितना है, उत्पाद तरफ कितना है, ये आप खुद देख लीजिए और उसमें मन में बैठा लीजिए कि ये वाला पदार्थ इतना है और ये वाला इतना है, समझे। चाहे मान लीजिए कि हम ऐसे, जैसे में हम यहाँ पर लिखे हुए थे H2O प्लस में Cl2 यहाँ पर दिए हुए थे HCl, तो यहाँ मन में बैठ जाना चाहिए कि इधर 2 गो है और इधर 1 गो है, इधर 2 गो है इधर 1 गो है, तो कै गो कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ये भी सब 2 गो हो जाएगा। तो मन में बैठ जाना कि 2 2 है, यानी लगभग इसको 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको भी कितना हो गया 2 हो गया, यानी 2 दूना 4 हो गया सब मिला के, इधर भी 2 दूना मिला के 4 हो गया, हो गए। तो अनुमान विधि बहुत क्या जी, मन में करने वाला एक प्रक्रिया है। जैसे मैं सबके देखिए सब रासायनिक समीकरण संतुलन करने के लिए आप लोग को दिए हुए थे और हम किए ना, किस बहुत लोग किए हैं, ये वाला आप लोग को दिए हुए थे ना जी, वाला दिए हुए थे, तो हम कर दें कि आप लोग कर लीजिएगा, कर ले हैं ना, दिखाइए तो हम थोड़ा सा कर ले हैं, दिखाइए। काहे नहीं की हुई है, हो ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए चलिए नाउ 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 याद करके रहिए। दिखाइए कौन कौन नहीं बनाया जी, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। नहीं बना तो नहीं बना, तब आराम से दिखना चाहिए ना। नहीं आ रहा तो लो ना पहले, कैसे नहीं आ रहा तो हम बताएंगे, पूछ रहे तुमको बताइए करेंगे। दो नहीं आए तो बगल से मांगो, बगल से मांग के करो। तुम बताओ नहीं बना तो क्यों नहीं बना, जाके वीडियो देखिए। नहीं आए थे तो बगल से मांगिए। अच्छा नहीं बना था, दिखाइए। इसको आराम से चेक करेंगे, समझी ना। काश की ये है काम में थी फिर इधर है H2O, लगभग सही है तुम्हारा, सही है ना। बेतालों के दुनिया की महाराजा एंड महारानी लोग क्यों नहीं बना, बताइए। चलिए हम बता दे रहे हैं अभी, देखो छोटो इसको। हाँ अरे भाई कैसे हो गया जी, अब कैसे हो रहा है कि कहां से हो रहा है, कुछ बैठल है का इस पे। बलर हो गया पूरा, अरे बॉलर हो गया पूरा तो कुछ करे हम। ज्यादा छोटू वहां खड़ा हो तुम नहीं वहां पे जाओ खड़ा ना। हटो हटो
चलो देखो यहाँ पे तो पहला स्टेप में कुछ करना था जी। स्टेप नंबर 1 में क्या करना था, इसको उतार लो ऐसे करके। ये कर लिया, सब थी करना कुछ है, ब्रैकेट करना है ना, समझी। अब दूसरा स्टेप में कुछ करना है, क्या में दूसरा स्टेप में क्या करना है जी, लिखना है पहले तत्व लिख देना है, फिर उसके बाद अभिकारक, फिर उसके बाद क्या लिख देना है जी, उत्पाद। ठीक, कौन कौन तत्व है, Fe है, H2 है और O है, यही है ना। यहां पर Fe लिख दिए, यहां पर सॉरी, हाँ वही वही वही, यहां पर 1 लिखेंगे, यहां पर 2 और यहां पर क्या लिखेंगे जी, 1 है ना। इधर में कै गो है, 3 गो है, इधर कै गो है जी, हाइड्रोजन है 2 गो और यहाँ पर 4 गो है ना। सबसे ज्यादा डिफरेंस एकरा में दिख रहा है, तो इसको क्या कर दो, 4 से भागा गुना कर दो, कितना आ जाएगा 4। ये दोनों देखो दोनों साथ में है जी, जब ये दोनों साथ इसमें 4 के तो इसमें भी कितना से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। तो 4 गुना कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये वाला 8 हो गया, तो इधर मैंने देखो तो कितना है, 2 गो है ना, तो कितना से करेंगे तो इधर 4 हो गया, कितना हो जाएगा, सॉरी 8 में हो जाएगा जी, 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखो तो थोड़ा सा यहाँ पर, ये तो अकेले था, एकरा में कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी करने के लिए हमको जरूरत एकरा में नहीं है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पर ही हो गया, इधर कै गो है जी, 3 गो, इधर कितना से करेंगे, 3 हो जाएगा, 3 से। ये अलग है ना, किसी के साथ नहीं ना है, होता गया। स्टेप 3, बनावे के मनवा नहीं था, बनावे के ना पढ़ा है ये नहीं है, अकौरा की बना है ये नहीं है। अरे सब बना देंगे भाई, Fe वाला तो ऐसा बना था धन्नू, ये वाला बना था, तो काहे नहीं बना था, एकदम हल्का था। बताओ, यहाँ पर 3 कर दो और यहाँ पर कितना कर दो, 4, और यहाँ पर कितना कर दो जी, 4 हो ना गया। अब यहाँ पे स्टेप 4 में उतार दो, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Fe प्लस में 4 H2O 3 Fe है ना, फिर क्या हो जाएगा जी छोटी, यहाँ पर Fe3O4 और प्लस में 4 बन गया। अब बताएगा में भारी था, अरे सॉरी ओ आ गया, यहाँ पे कोई ओ बोल दी थी तो हम लिख दिए ओ, अच्छा कल हम मन में चल गया होगा ओ, है ना। ठीक, देखो यार तो बन ना गया जी, भारी था जी लखरवन, तो खाली बस करता है कि नहीं बना। अरे पहले इसको करो तो सही, शुरुआत तो करो, शुरुआत करते नहीं हो, कहते हो कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बताओ भारी हलाई, बस वही तो, शुरुआत करबे नहीं किए, पते नहीं था, सब हल्का है। आप लोग कहती हैं अपने से बना लीजिए, है ना, देख लीजिए बन जाएगा अपने से ना, अपने से ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर बताएंगे, समझे। ठीक, ये सब देखो, सब देवल था, है ना, ये सब बना के लाइए। चलिए अब यहां से हमको देखना क्या है जी, कि एकरा से कौन कौन सा हम लोगों को सूचना प्राप्त होता है, समझे ना। देखो, रासायनिक समीकरण से होने वाले सूचनाएं, यानी प्राप्त होने वाली क्या है जी, सूचनाएं, याद रखना। पहला सूचना क्या होता है जी, अभिकारक एवं प्रतिफलों के संकेत और सूत्रों की जानकारी हम लोगों को मिल जाता है ना।
यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से भाग मतलब क्या होते हैं जी, पदार्थ भाग ले रहे हैं, समझे ना। और अभिक्रिया के फल स्वरूप कौन सा पदार्थ मिल रहा है ये भी बतलाता है। रासायनिक समीकरण के से होने वाले सूचना तुमको अगर लिखने को मिल जाएगा तो एक में से 5 को 6 कम से कम लिख देना है 7 गो में से, ठीक है। यह अभिक्रिया भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षित संख्या को भी बतला देता है ना। होता ना है, जैसे मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर संतुलित कर रहे थे हम लोग, कर रहे थे संतुलित, मतलब यहाँ पर हमको एक दिख रहा था, लेकिन टोटल कई गो आयरन भाग ले रहा था जी। आयरन के कई गो परमाणु, 3 गो है ना। हाइड्रोजन के कई गो परमाणु भाग ले रहा था, 4 दूना 8 गो भाग ले रहा था। ऑक्सीजन ने कई गो भाग ले रहा था, 4 गो भाग ले रहा था। तो संख्या भी पता चले कौन कितना भाग ले रहा है इतना में, समझी। यह समीकरण के फल स्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी देती है। यह अभिकारक और प्रतिफलों के मोल यानी मोल, अभी बताएंगे आगे मोल कौन सा बनता है, अनुपात के बारे में बताता है ना। यह अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान का भी अनुपात बताता है ना, कि कितना में कितना ओकरा मतलब द्रव्यमान लगा, ठीक है। यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षित आयतन की जानकारी भी ये देता है, देखो यहाँ पर है ना। जैसे मान लो कि क्या जी, एक यहाँ पे नाइट्रोजन है, आई हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में भी क्रिया करे क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो एकरा में देखो पहला तो क्या प्राप्त हुआ हमको कि ये तत्व कौन है, तो ये तत्व कौन है जी, नाइट्रोजन है, समझे ना। यहाँ पर देखो कौन है जी, हाइड्रोजन। एक कई गो परमाणु भाग ले रहा है नाइट्रोजन के, तो 2 गो परमाणु भाग ले रहा है नाइट्रोजन के, है ना। और हाइड्रोजन कई गो परमाणु भाग ले रहा है, 6 गो, है ना। अब देखो ये दोनों मिलकर कितने अणु का निर्माण कर रहे हैं, अमोनिया के 2 गो अणु का निर्माण कर रहे हैं, है ना। याद रखो ये N2 है, इसके आगे कुछ नहीं ना है, तो इसको मान लेते हैं कितना, 1 मोल मान लेते हैं। कई मोल मानते हैं जी, 1 मोल मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर 1 मोल हो गया। एक आगे देखो तो यहाँ पर छोटे 3H2 लिखल है ना, तो ये वाला को क्या मानते हैं जी, मोल कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया में 3 मोल एकरा में भाग ले रहा है, समझी। और एकरा में अगर देखे तो अमोनिया में कई मोल बन रहा है जी, कई मोल अमोनिया बन रहा है, तो 2 मोल अमोनिया अणु का निर्माण हो रहा है, समझे। फिर एकरा में देखो ये वाला यहाँ पर N2 2 गो है, तो एक N के कितना भार होता है जी, 14 ग्राम होता है ना। तो एकरा में 2 गो N है ना, तो 14 दूना 28 ग्राम, यानी 28 ग्राम एकरा में कौन भाग ले रहा है जी, बताओ, नाइट्रोजन भाग ले रहा है। और 3 गुना 6 ग्राम कौन भाग ले रहा है जी, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1 ग्राम होता है। अब यहाँ पर टोटल देखो कितना बनता है जी, बताओ कितना बनता है, 34 ग्राम बनता है। किसका, 28 ग्राम कौन, नाइट्रोजन, और 6 ग्राम कौन है जी, यहाँ दोनों मिलाए कितना हो जाता है, 34 ग्राम हो जाता है, होता है कि ना। आयतन कितना है एकड़, तो 3 आयतन है, सॉरी इसका 1 आयतन और इसका 3, टोटल बनता कितना है, 2 आयतन बनता है। ये अणु बन रहा है, ये परमाणु है, ठीक ना। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है जी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, क्या होता है जी, अरे स्पेलिंग में लिखे भुला जा रहे हैं, अरे ऐसे कैसे होता, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, क्या होता है जी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यानी एकरा में देखो कितना होता है, एक STP बराबर कितना होता है छोटी,
22.4 लीटर होता है, याद रखना, कल ये पूछेंगे हम, है ना। एक एसटीपी बराबर कितना होता है लीटर, तो 22.4 लीटर होता है, ठीक है। अब उसी प्रकार यहां पर देखो, जितना मोल है वो मोल से यहां पर गुना करके हम, चाहे आयतन जितना है वो आयतन से गुना करके हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं, है ना। तो ऐसे करके हम लोगों को क्या चलता है जी, अभिक्रिया के सूचना सब हम लोगों को पता चलता है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब देखो रासायनिक समीक्रिया के उपयोग से क्या लाभ है ना, से लाभ क्या है बताओ यहाँ पर। तो एकरा से लाभ भी बहुत सारा होगा ना। कोई चीज है यहाँ पे तो बिना लाभ का थोड़ी ना है जी, बोलो। तुम लोग पढ़ रही है तो क्यों पढ़ रही है, लाभ है तो ना पढ़ रही है, कि बिना लाभ है क्यों पढ़ रही है, पढ़ रहा है तो सब, है ना। 10वां पास हो जाएगा तो कितना मिलेगा, 10,000 तुम्ही लोगों को। और लड़की लोग पास कर जाएगी फर्स्ट डिवीजन से तो कितना हो जाएगा जी, 15,000 मिल जाएगा, तो है ना। पहला तो ये छोड़ दो, यहाँ पे पैसा सेकेंडरी चीज हो गया। पहला तुम लोगों को क्या मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है ना। तो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, समझा, ठीक। तो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। अब यहां पर देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है, इससे समय की क्या होती है जी, बचत। यही सब बता चुके हैं कई बार, है ना। रासायनिक अभिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारक का द्रव्यमान की गणना ठीक ठीक किया जा सकता है। जैसे में यहाँ पर हम कर लिए, है ना, कि एकरा में अभिकारक में कितना वजन दिया जा रहा था पूरा अभिक्रिया कराने के लिए, 34 ग्राम, 28 एक करा 6 इधर, तो मिला भी कितना हमको, उतना ही मिला, है ना। तो इससे हम द्रव्यमान का भी गणना कर सकते हैं। और संपूर्ण विश्व में वैज्ञानिकों के द्वारा यही वाला मान्यता है ना। अब ये नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में है कि सोडियम ऐसे लिखाता है, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखाता है, अब विदेश में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखाएगा, ऐसे थोड़ी ना लिखा जाएगा। सभी जगह पर क्या होगा, ऐसे ही लिखाएगा, है ना, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है जी, वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में क्या हो गया जी, कोई कठिनाई वहां पर नहीं होता है ना। और तुम पढ़ रहे हो तो यहाँ पे पढ़ो, चाहे इलाहाबाद पढ़ो, चाहे प्रयागराज पढ़ो, दोनों बताओ एक था, है ना। चाहे तुमको यहाँ इंग्लैंड में पढ़ो, चाहे कैलिफोर्निया में पढ़ो, चाहे तुम अमेरिका का कोई भी स्टेट में पढ़ो, चाहे तू अफगानिस्तान, तगिस्तान, कुछ भी पढ़ो, सबका यही रहेगा, है ना जी। ये वाला हाई वाला नहीं रहेगा, हाई वाला नहीं रहेगा। लेकिन देखो, कहा जाता है कि जितना भी कुछ है वो सबका कुछ ना कुछ यहाँ पर सीमा जरूर होता है ना, सीमा है, उसका मतलब कुछ निर्धारण होता है, उसके आगे वो काम नहीं कर पाता है। अब हम कहे तुम लोगों को कहे थे कि जहां पे केमिस्ट्री का नियम समझ में आ जाएगा, वहां से फिर से अपवाद हो जाएगा शुरू, है ना, नियम बदल जाएगा। अभी तुम लोग को समझ में सबको आ गया था कि इतना इतना करना है, लेकिन यहाँ पर देखो कुछ सीमा आ गया है ना। एकरा उस चीज का जानकारी वो नहीं देता है ना। जैसे में देखो किसका जानकारी नहीं देता है, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया से अभिकारक और प्रतिफल के भौतिक अवस्था का पता ही नहीं चलता है। अब बताओ ये कौन सी अवस्था में है, अवस्था पर ये पदार्थ के 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस। तो ये कौन सी अवस्था में है, गैस अवस्था में है। कैसे, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को हम लोग जान रहे हैं गैस, लेकिन वहां से पता चल रहा है, लिखल है सर, नहीं पता चल रहा है कि वो गैस है कि ठोस है, खाली N2 डेबल है, तो N2 यानी नाइट्रोजन वहां पर है। हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठोस है कि द्रव है पता नहीं है, एकरा में ठोस है कि द्रव है पता नहीं ना पता है। तो इन सब सीमाओं का क्या जी, इसकी जानकारी नहीं देती है, तो यहां से इसको बोलो क्या, इसकी कमी बोलो, रासायनिक समीकरण की कमी बोलो, चाहे यहां पर बोलो कि इसके आगे वो नहीं बता पाता है, ठीक है, समझा।
अब उसके बाद देखो यहाँ पर अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषण उष्मा की जानकारी, जैसे में हम पढ़े हैं, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में पढ़े हैं, पिछले क्लास में पढ़े थे, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी। जो उष्मा वो क्या करता है जी, बाहर निकाल देता है, उसे क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी। और जो अभिक्रिया के दौरान उष्मा को लेता है उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी। क्या एकरा में पता चल रहा है तुमको? एकरा में पता चल रहा है कि उष्मा ले रहा है कि दे रहा है? नहीं चल रहा है ना? तो ये सब भी यहाँ पे नहीं बता पाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में हो रहा है। तो क्या में ज्यादा दबाव लग रहा है, तो क्या में तापमान लग रहा है, कि सांद्रण लग रहा है, कि उत्प्रेरण हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम लोग को पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, जिसका सीमा है ना? ये सब तुमको रासायनिक समीकरण के सीमा, चाहे उसकी कमियां अगर लिखने के लिए आएगा तो ये तीनों तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर याद रखना कि एगो होता है सांद्र, एगो होता है उत्प्रेरण। ये जानती है सांद्र और उत्प्रेरण क्या होता है? हम लोग बोलते हैं वो सांद्रण, अभी तुम नाम सुनी है, एगो सुनी है उत्प्रेरण। ये दोनों नाम याद रखना, समझी? ये दोनों तुम लोग के लिए अभी न्यू वर्ड आया होगा, है ना? याद रखना, सांद्र इसको बोल सकते हैं, सांद्र भी कह सकते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है कि कोई पदार्थ कितना गढ़ा है ना, उसमें घनत्व, इसमें जो है द्रव्यमान का, उस पदार्थ का मात्रा कितना ज्यादा है, उसमें पानी की मात्रा कितना कम है। यानी एक तरह से बोल सकते हैं ठेठ भाषा में कि गाढ़ापन का भी ये तुमको संकेत करता है। उत्प्रेरण क्या होता है जी? तो उत्प्रेरण जो होता है, कोई अभिक्रिया में आता है और अभिक्रिया के दर को क्या कर देता है, जो तेजी कर देता है और फिर अपने लौट जाता है। मान लो कि तुम साइकिल चला रहा था, ठीक, साइकिल चला रहा है, तुम जा रहा है साइकिल से, साइकिल उधर से मार रहा है हवा, तुमसे नहीं चल रहा है, तो कोई बाइक वाला आया, तुम्हारे आया, इधर से तुमको पकड़ के थोड़ा दूर क्या कर दिया, तेज कर दिया। चाहे तुम थक्कल था, है ना, उधर से आया कोई बाइक वाला और तुमको क्या कर दिया, हल्का तेज करके छोड़ दिया, है ना। अब वो हट गया तुमसे, लेकिन तुम्हारे लिए क्या क्या, तुमको स्पीड में कर दिया ना, तो तुमको, तुम्हारे लिए वो बाइक वाला जो है वो कैसा हो गया जी, उत्प्रेरण का काम करना शुरू कर दिया। यानी वो उत्प्रेरक के रूप में तुमको आया और तुम्हारी क्रिया को करवाया, फिर अपना निकल गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, कोई भी अभिक्रिया को तेजी करने के लिए उत्प्रेरक आता है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत। अब देखो इसमें और था रासायनिक समीकरण में, देखो 6 गो, हम 6 गो 7 गो जो था ना, उसमें से तुम 5 गो 4 गो आराम से लिख दी हो, कैसे सब 2 नंबर में सब आता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग का संदर्भ पता नहीं चलता है, कितने वो तेजी से हो रहा है, समझा। फिर वो विस्फोट से हो रहा है कि वो ऐसे ही फुस से करके रह जा रहा है, जैसे बम फोड़ते हैं, तो चाहे उसमें हम लोग बोलते हैं उसको क्या, चूना को डालते हैं पानी में, तो कैसे होता है, उसमें से उष्मा भी निकलता है, उसमें थोड़ा सा बुझबुझी भी आता है ना। तो उन सब का पता हम लोग को ऐसे लिखने से नहीं चलता है। ठीक, रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया के अभिकारकों की वस्तु कितनी मात्राएं खर्च हो रही है और कितना प्रतिफल उसका बन रहा है। तो एक में से 6 गो में से आप 4 गो 5 गो, जितना आप लोग को याद रह रहा है उतना अपने यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट और लेंगे क्लास। हाँ 5 मिनट में हो जाएगा। देखो अब देखो यहाँ पर रासायनिक समीकरण की अधिक उपयोग बनाने के लिए क्या करते हैं बताओ। रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोग बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे मतलब सीमाओं को दूर करने के लिए यहाँ पे प्रयास करते हैं। जैसे में भौतिक अवस्था को, अभिकारक और भौतिक प्रतिफल में भौतिक अवस्था की जानकारी देते हैं। याद रखना, ए से रहेगा लिखल तो समझना है क्या है जी, ठोस अवस्था है। ठीक है, अगर यहां पर रहेगा एल लिखल ऐसे तो ये क्या रहेगा जी, द्रव रहेगा। ठीक है, अगर तुमको यहां पर जी लिखल ऐसे रहेगा तो इसको क्या बोलेगी, गैस बोलेगी, है ना।
फिर अगर तुमको यहाँ पर ऐसे अगर लिखना है ए और क्यू, इसको बोलते हैं जलीय विलयन। क्या बोलते हैं जी? जलीय विलयन। न ये पूरा द्रव है और न ही पूरा ठोस है ना, जलीय विलयन। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। इसी से आप लोग को पता चलेगा कि कौन क्या है, समझे, इस अवस्था को दर्शाता है, समझे ना। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर हम एस लगा दिए हैं, है ना। तो ये तुमको क्या पता चल रहा है जी? ये ठोस है। यहाँ पे कली चूना एस लगा हुआ है, क्या है ये? यहाँ पे क्या है जी? ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड मन में आया, जैसे क्या हो गया? गैस। यहाँ पर जिंक ठोस है, ये क्या है जी? एक्वस विलयन है ना। एक्वस क्या है जी? एक्वस यानी जलीय विलयन है। फिर यहाँ पर ये भी क्या है जी? जलीय विलयन। और ये वाला क्या है? छोटी गैस। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे हम लोग इसको और ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं। ये वाला हम आप लोग को पढ़ा चुके ना है। बताइए उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, सब हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, समझे। ये पढ़ा चुके ना छोटी। अब यहाँ पर देखो गैस का उत्सर्जन, तो याद रखना जैसे ही गैस निकलता है किसी एती से, तो उसको तीर के चिन्ह से, ऊपर के तीर के चिन्ह लगा दो, या कोई दही जैसा अवक्षेप बन जाएगा उसको नीचे में तीर लगा दो। नीचे में तीर रहेगा तो क्या कहलाएगा जी? एक अवक्षेप रहेगा। क्या रहेगा छोटी? अवक्षेप रहेगा। और जैसे ही ऊपर में तीर रहेगा तो समझो कि गैस है। गैस जो क्या कर रहा है? वो बीकर से निकल के बाहर चला जा रहा है, समझे ना। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी, है ना। देखो इनकी अब जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह के ऊपर दाब लिख देते हैं। जैसे में ई वाला है ना, मान लो कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऐसे करके, में देख रहे हैं है। देखो जैसे यहाँ पर हम मान लो कि यहाँ पर लिख रहे हैं Zn, प्लस में लिख रहे हैं H2SO4, यहाँ पर दाब लगेगा कि ताप लगेगा कि यहाँ पर उत्प्रेरण लगेगा, है ना। इन सब को यहाँ पर तीर चिन्ह पे हम लोग क्या करते हैं? दर्शा देते हैं, समझी। अब फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अभिक्रिया उत्कर्मणीयते, उत्कर्मणीयता का मतलब समझती है। मान लो कुछ अभिक्रिया जैसे में हो रहा है, N2 प्लस में क्या है जी? यहाँ पर H2, ये बन जा रहा है क्या जी? NH3। तो ये देखो एकरा से तो बन गया, ये वाला बन गया, है ना, समझी। हो सकता है कि एकरा जब एकरा फिर से गर्म करेंगे, NH3 को फिर से गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा जी? N2 प्लस में H2 बन जाएगा। यानी एकरा से ये बनेगा और एकरा से फिर ये बन जाएगा, है ना। तो जब एकरा से ये बनेगा तो ये क्या अभिक्रिया हो रहा है, लेकिन एकरा से फिर ये बन जा रहा है, तो यही क्या कहा जाता है जी? उत्कर्मणीय, है ना। यानी हम लोग बर्फ से पानी बना सकते हैं, फिर पानी से बर्फ बना सकते हैं, है ना। वही होता है उत्कर्मणीय। और उत्कर्मणीय को ऐसे दर्शाते हैं N2 प्लस में H2, ये ऐसे कर दिए फिर ऐसे कर दिए, और यहाँ पर क्या हो जाता है जी? NH3। ये हो गया क्या? उत्कर्मणीयता का चिन्ह। यानी इधर से भी बन सकता है और इधर से भी बन सकता है। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं ना? बोलिए। चलिए तो ये क्या हो गया जी? यहाँ पे आप लोग का खत्म है। हम बता दिए थे कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो कैसा प्रकाश निकलता है जी? चमकदार एकदम निकलता है ना मैग्नीशियम रिबन। और कैसा चूर्ण बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है ओकरा में, समझे। कोई दिक्कत एकरा में नहीं ना। ये सब हम आप लोग को बता चुके हैं। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया पढ़ेंगे, समझे। बहुत सारा अभिक्रिया एकरा में है, कैसे कौन अभिक्रिया है, बहुत सारे अभिक्रिया आता भी है ना। ये संश्लेषण वाला अभिक्रिया भी आता है, कैसे वे बनता है कैसे नहीं बनता है। क्या छोटी दिक्कत है नहीं ना? ठीक है, बात में पहले छोड़ दिए हैं। हाँ बता रहे हैं।